नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 6 मार्च 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर ये है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वांट्स आईएनएस विराट टर्न इनटू लग्जरी होटल, यानी कि आंध्र प्रदेश की सरकार चाहती है कि जो आईएनएस विराट है तो उसे एक लग्जरी होटल में परिवर्तित कर दिया जाए। तो है क्या दोस्तों कि जो आईएनएस विराट है तो 6 मार्च यानी कि आज ये डीकमीशन हो जाएगा, अर्थात आज ये सेवा से बाहर हो जाएगा। तो ये सोचा जा रहा है कि भविष्य में इसका क्या किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि इसके पहले जो आईएनएस विक्रांत नामक एक जहाज़ था, जब वो रिटायर हुआ था तो पहले उसके बारे में बहुत विचार किया जा रहा था कि इसको म्यूज़ियम बनाया जाए, इसको लग्जरी होटल बनाया जाए, क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। अंतिम में कुछ नहीं तय हो पाया और उसका वही हुआ जो कि आमतौर पे जहाज़ों का होता है, यानी कि उसको वहाँ पे शिप ब्रेकिंग यार्ड में यहाँ पे जहाज़ों को तोड़ा जाता है, भेज दिया गया और तोड़ करके उसका पूरा कबाड़ बना दिया गया, यानी कि उसका कबाड़ बना करके उसको फिर से उन स्टील प्लांट से भेज दिया गया जहाँ पे कबाड़ से लोहा बनाया जाता है। तो आपने शायद सुना होगा, एक बजाज की बाइक आई थी कुछ विक्रांत करके, पता नहीं, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये आईएनएस विक्रांत के लोहे से बना हुआ है वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग चाहते हैं कि इसका भी वही हाल ना हो जो कि विक्रांत के साथ हुआ, क्योंकि ऐसा मानना है कि ये भारत की नौसेना के लिए ऐतिहासिक जहाज़ था। तो इसलिए कुछ लोग इसे बचाना चाहते हैं, तो चाहते हैं कि इसे एक लग्जरी होटल बना दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर इस जहाज़ को तोड़ा नहीं जाता है, इसको कहीं पे रखा जाता है, तो इसके मेंटेनेंस से बड़ा खर्चा लगेगा। तो ये मेंटेनेंस का खर्चा जो है तो ये कौन उठाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ये म्यूज़ियम या होटल बना दिया जाता है तो जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो वो क्या करेंगे, इसके लिए जो पैसा देंगे वहाँ रुकने के लिए, या कि म्यूज़ियम बन जाता है तो उसे देखने के लिए, तो वही इसके मेंटेनेंस में आगे चल के काम आएगा। तो देखिए क्या होता है आगे। तो दोस्तों, अगली खबर ये है कि सेंटर लॉन्चेस सर्वे ऑन गंगेटिक डॉल्फिन, यानी कि गंगा डॉल्फिन के लिए केंद्र सरकार ने एक सर्वेक्षण लॉन्च किया है, सर्वेक्षण की शुरुआत की है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने ऐसा पहला सर्वेक्षण अपनी तरफ से लॉन्च किया है जिसमें अक्रॉस द रिवर, यानी कि पूरी नदी के लंबाई के दौरान उसमें जो जलीय जीवन है यानी एक्वेटिक लाइफ है, जिसमें कि गंगा डॉल्फिन भी आती है, उसकी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की गणना की जाएगी। ठीक। तो आमतौर पे ये एक अंदाज़ा होता है कि कितनी है, लेकिन लगभग लगभग पता चल जाता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीवन है उस नदी में वो कितना है। तो उसके पीछे दोस्तों महत्वपूर्ण वजह ये रही है कि लगातार प्रदूषण के बढ़ने की वजह से जो जलीय जीवन है बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित हुआ है। और गंगा जैसी नदियों में बहुत सारी ऐसी जो प्रजातियां पहले पाई जाती थीं वो अब नहीं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण की वजह से वो सारी प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि इस प्रदूषण को वो प्रजातियां झेल नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे जो एनएमजीसी यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, तो उसने कहा कि ये जो सर्वे है तो ये एक प्रकार का बेस लाइन साइंटिफिक डाटा यानी कि आधारभूत वैज्ञानिक आंकड़ा सरकार को प्रदान करेगा, ताकि सरकार गंगा नदी के गुणात्मक सुधार के लिए कदम उठा सके और उपाय कर सके। और जो ये मिशन है तो ये किसके साथ इस सर्वे को कर रहा है, वो कर रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII के साथ मिलकर के इस सर्वे को कर रहा है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है तो ये नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। तो जो तीन नाम आपको मिले, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG, उसके अलावा नमामि गंगे प्रोग्राम और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हालांकि आपको बता दूं कि जो किताब आई है भारत 2017, या कि आपके पास अगर पुरानी है भारत 2016, तो अगर आप उसे उठा करके पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसे बहुत सारे संस्थानों के नाम मिल जाएंगे जो कि आपको अखबारों में मिलते तो रहते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। हालांकि वो किताब बहुत बड़ी है भारत 2017, या कि उसके जो भी संस्करण पहले भी आए हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो कई बार लोगों को लगता है कि उसे पढ़ना संभव नहीं है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश जो हैं तो वो आपको पढ़ लेने चाहिए। उसके अलावा उसके कुछ अब वो भी आने लगे हैं, शॉर्टकट्स आने लगे हैं, यानी कि कई सारे प्रकाशन ऐसे हैं जो कि उसको संक्षेप में एक छोटी सी पुस्तिका बना करके दे देते हैं। तो अभी दृष्टि का आया हुआ है, अभी कुछ दिन में शायद घटना चक्र का भी आ जाएगा, अंग्रेज़ी में GS स्कोर का आया हुआ है।
तो सारे के सारे उठा के मत पढ़ने लगिएगा। हिंदी में है तो मेरा मानना है कि या तो आप घटना चक्र का जब आएगा तो उसको ले लीजिएगा, या कि दृष्टि का आ गया है तो उसको ले लीजिएगा, अगर आपको भारत 2017 अलग से नहीं पढ़नी है तो। ठीक, और मैं कहूँगा एक ही पढ़िएगा। ठीक, जो शॉर्टकट्स भी आए हैं तो उनको भी एक ही पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि शॉर्टकट्स बहुत छोटे होते हैं, वो भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो दृष्टि का ही 400 पेज के आसपास का शॉर्टकट है, तो देख लीजिएगा। तो अगला है कि दात्री गेट्स ग्लोबल एनजीओ एक्सीलेंस अवार्ड, यानी कि दात्री नाम का एक एनजीओ है जिसे कि ग्लोबल एनजीओ एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, दात्री नाम का एक संगठन है जो कि कोलकाता में स्थित है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है कि अनरिलेटेड ब्लड स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री इन इंडिया, यानी कि आपको बता दूं कि जो ब्लड स्टेम सेल होती हैं तो उनका जो डोनेशन होता है, दान होता है, तो आम तौर पे उन लोगों के द्वारा किया जाता है कई बार जो कि आपके रिलेटिव्स होते हैं, संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। ठीक, लेकिन जब वो नहीं होते हैं संबंधी रिश्तेदार, तो इस प्रकार के स्टेम को सेल को खोजना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए इन्होंने एक एनजीओ बनाया हुआ है। तो वो क्या करता है, उसके पास एक पूरा का पूरा स्टेम सेल का भंडार होता है और उसका पूरा डाटा होता है कि कौन कौन सा टाइप का स्टेम सेल उनके पास है। तो जब जिसको आवश्यकता होती है तो वो वहाँ से उसको वो उपलब्ध करवा देते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ये। तो इस चीज़ के लिए इनको क्या है कि जो हेल्थ केयर एनजीओ कैटेगरी है तो उसमें एक अवार्ड प्रदान किया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 400 एकड़ ऑफ इन्फेक्टेड वीट बर्न्ट, यानी कि 400 एकड़ का जो संक्रमित गेहूं था उसको जला दिया गया। तो दोस्तों, ये 400 एकड़ में फैली गेहूं की फसल थी जिसमें कि किसी विशेष प्रकार का रोग लग गया था। तो ये सोचा जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो 400 एकड़ में है तो फैल करके अब 4000 एकड़ में फिर पूरे के पूरे इलाके में ही फैल जाए। ठीक, और वहाँ की पूरी फसल को बर्बाद कर दे। तो ये निर्णय लिया गया कि ये जो 400 एकड़ की फसल है तो इसी को जला करके नष्ट कर दिया जाए, ताकि ये बीमारी और फसलों में ना फैले, यानी कि और इलाकों में जहाँ पर गेहूं की फसल है वहाँ पे ना फैले। हालांकि यहाँ पे मैं सोच रहा था कि नाम दिया होगा कि कौन सा रोग लगा है, कौन सा विषाणु या जीवाणु है, तो कुछ नाम तो नहीं लिखा है इन्होंने। खाली इतना लिखा है कि प्रति एकड़ जो मुआवजा मिलेगा तो 50,376 रुपये मिलेगा। सॉरी, प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ नहीं। तो हेक्टेयर जो होता है तो 2.47 एकड़ का होता है। तो अगली खबर है कि इंडेंजर्ड बार्न आउल रेस्क्यूड, यानी कि संकटापन्न बार्न आउल जो है तो उसे बचाया गया। तो भितरकणिका नेशनल पार्क के निकट जो है तो एक ऐसे संकटापन्न बार्न आउल को बचाया गया है जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट, वाइल्ड लाइफ अधिनियम के तहत अनुसूचित प्राणी में रखा गया है। तो आपको बता दूं कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है तो उसमें कुछ अनुसूचियाँ बनाई गई हैं जिनमें उन प्राणियों को रखा गया है जो कि संकटग्रस्त हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी अनुसूचियाँ ऐसी हैं जिसमें अलग अलग स्तर पे लोग जानवरों को रखा गया है, यानी कि कौन से संकटग्रस्त हैं, कौन से बिल्कुल कगार पर हैं विलुप्त होने की, इत्यादि। तो हालांकि खबर में कुछ महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ऐसे जब नाम आ जाते हैं तो उनको आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बार्न आउल है तो ये सफ़ेद धारियों वाला एक उल्लू होता है। ठीक, और ये जो है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित प्राणी है। तो दोस्तों, लिखा हुआ है कि जलयुक्त शिविर योजना अनसस्टेनेबल सेज स्टडी, एक अध्ययन का कहना है कि जलयुक्त शिविर योजना अनसस्टेनेबल यानी कि आधारणीय अथवा असतत है। तो दोस्तों, ये योजना क्या है? जलयुक्त योजना महाराष्ट्र सरकार की एक योजना है, फ्लैगशिप योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे इलाकों में ऐसे पॉन्ड्स बनाए थे, तालाब बनाए थे, जिनका कि ये कहना था कि आगे चल के वहाँ उन क्षेत्रों में जो जल की कमी है उससे निपटेंगे। ठीक, तो जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जब इस तरीके के तालाब बना दिए जाएंगे तो उससे जो वाटर लेवल है, ग्राउंड लेवल है, यानी कि जो भूमिगत जल है, जैसे कि ग्राउंड वाटर कहते हैं, तो उसका स्तर बढ़ेगा। तो जो भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने का प्रयास था तो अब कहा जा रहा है कि ये उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इससे भूमिगत जल का डिप्लीशन यानी कि क्षरण हो रहा है बजाय उसके बढ़ने के। तो ये कहना है कि अगर गलत तरीके से कहीं पर
बड़े बड़े एक्सकेवेटर्स यानी कि जो बुलडोज़र होते हैं, जिन्हें एक्सकेवेटर हम बोलते हैं, जो कि गड्ढा खोदने का काम करते हैं, अगर उनके माध्यम से हम बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना दें, या कि मनरेगा में ही लोगों को लगा करके हम बड़े बड़े ऐसे तालाब बना दें खेतों को खोद करके, तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें जो पानी भरता है तो उससे जल स्तर बढ़ेगा। क्योंकि जब तक उसको साइंटिफिक तरीके से ना किया जाए, जब तक उनको वो छिद्र, वो होल ना मिले जहाँ से पानी रिस करके ज़मीन के अंदर जाता है और वहाँ पर जल स्तर को बढ़ाता है, तो ये इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के लिए ख़तरनाक साबित होता है। उल्टे उनका ये कहना है कि अगर गलत तरीके से बनाया जाएगा तो इससे दुष्प्रभाव ये भी हो सकता है कि जो भूजल स्तर है तो इसकी वजह से कम हो जाए। हालांकि इन्होंने नहीं लिखा बहुत स्पष्ट तरीके से कि कैसे कम हो जाए, एक थोड़ा सा इन्होंने हिंट ज़रूर किया। ये इन्होंने हिंट किया कि अगर आप गलत तरीके से बनाएंगे इनको तो इससे जो मृदा है तो उसका क्षरण होने लगेगा, और मृदा का जो क्षरण होगा तो उससे धीरे धीरे क्या होगी कि जो नीचे के पत्थर हैं वो उभर करके ऊपर आएंगे। तो जब नीचे का जो पथरीला सतह है जब वो उभर करके ऊपर आ जाएगा तो वो तो बिल्कुल पानी नहीं सोखता है। तो अगर ऊपर मृदा की परत है तो वो तो कुछ पानी को अपने अंदर होल्ड भी कर लेती है, लेकिन अगर पथरीली सतह आ जाती है उभर करके ऊपर तो बिल्कुल पानी नहीं सोखेगी। तो जिसकी वजह से भविष्य में क्या होगा कि किसी भी प्रकार का जो जल संचय है तो वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक, यानी कि भीतर की ओर जो मृदा अपने अंदर भीतर की ओर पानी को समेट करके रखती थी वो नहीं हो पाएगा। तो उनका ये कहना है कि इनकी जो योजना थी तो उससे भयंकर तरीके से मृदा का क्षरण हुआ है, जो सॉइल इरोजन हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो पॉन्ड्स हैं आगे चल के बहुत खतरनाक साबित होंगे। इसीलिए इसको अनसस्टेनेबल यानी कि आधारणीय कहा जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हुई थी तो उनको बताता हूँ। द रिसर्च प्रेजेंट्स अ माइक्रोस्कोपिक example of how indiscriminate digging of farm pond has accelerated the rate of groundwater extraction। यानी कि किसी इस प्रकार से जो इनडिस्क्रिमिनेट आधाधुन तरीके से फार्म पॉन्ड्स की खुदाई हुई है, खेतों में बनाने वाले तालाबों की खुदाई हुई है, तो उससे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन यानी कि भूमिगत जल का बाहर की ओर निष्कर्षण बहुत तेज़ी से हो रहा है। एक्सेलरेटेड यानी कि बहुत तेज़ी से उसकी जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, तो यहाँ पर अगली खबर जो लिखी हुई है कि वाइल द गवर्नमेंट इज टेकिंग क्रेडिट ऑफ द प्रोवाइडिंग अ स्मॉल स्केल इरिगेशन फैसिलिटी एट द फार्मर्स डोर स्टेप, यानी कि किसानों के दरवाजे पर इस प्रकार की एक छोटी स्तर की जो सिंचाई परियोजना है उसे पहुंचाने के लिए सरकार वाहवाही तो बहुत ज़्यादा बटोर रही है, लेकिन वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि इसका जो अनसस्टेनेबल यूज़ है तो वो आगे चल के कितना ख़तरनाक साबित होगा। तो लिखा है मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अनसाइंटिफिकली, यानी कि ज़्यादातर जो कार्य है इस योजना का तो वो बिल्कुल अवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, वाइल वन कैन सी वाटर एज ऑफ नाउ इट डज़ नॉट मीन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज हैज़ टेकन प्लेस, यानी कि भले ही किसी आदमी को पानी अभी दिख रहा हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे भूमिगत जल जो है तो वो रिचार्ज हुआ है, अर्थात वहाँ पर पानी की मात्रा में वृद्धि हुई है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर जो रहने वाले किसान थे जो कि पहले बाजरा, गेहूँ, दालों और प्याज की खेती करते थे, तो इन पॉन्ड्स के बनने की वजह से अब वो अनार की खेती पे लगातार डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि अनार जो है तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। और ये जो यहाँ पर पॉन्ड्स बनाए गए हैं तो अभी तो अनार की खेती के लिए इनको काफ़ी पानी उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि ये उपलब्ध ना करा पाएँ, तो उनसे उनकी इकॉनमी पे भी काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जो ये तालाब बनाए गए थे तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM के तहत बनाए गए थे। तो दोस्तों एक छोटी सी खबर है कि ड्राई कोलेरू टर्न्स बर्ड्स अवे। तो दोस्तों यहाँ पे जो नाम आते रहते हैं झीलों के, जैसे कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, अष्टामुदी झील है, ठीक, तो उन सारी झीलों के नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, उनकी लोकेशन वो कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है। तो हालांकि खबर में कुछ भी नहीं लिखा है कि ड्राई कोलेरू टर्न्स बर्ड्स अवे, यानी कि कोलेरू झील सूख रही है जिसकी वजह से वहाँ पे जो पक्षी हैं तो भाग रहे हैं वहाँ से। लेकिन है क्या दोस्तों, जितने भी झीलें हैं भारत में वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके बारे में कई सवाल पूछे जा चुके हैं।
तो कोलेरू का तो नाम आ गया है, लेकिन बाकी झीलें जो आपको अभी यहाँ पे नहीं मिल रही हैं, जैसे कश्मीर में कई सारी झीलें हैं, ठीक। उसके अलावा दक्षिण भारत में कई सारी झीलें हैं, और देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में भी झील है। वहाँ पे एक लोकटक झील है, तो उसमें कीबुल लामजाओ नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 2015 में पूछा गया था। तो ऐसे जो सवाल हैं छोटे छोटे, तो ये आते रहते हैं, तो झीलों को ज़रूर देख लीजिए। भारत की झीलें बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए। तो दोस्तों, आधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर है जो कि आधार की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि एक समीर कोचर नाम के व्यक्ति हैं। तो खबर क्या है, पहले आप ये जानिए कि UIDAI प्लगिंग डाटा लीक ऑथर, यानी कि ऑथर का कहना है कि जो UIDAI है तो डाटा लीक को अब रोक रहा है, ठीक। लेकिन घटना क्या घटी थी? घटना ये घटी थी कि इन्होंने अपनी एक मैगज़ीन है इंक्लूजन नाम की, उसमें ये छापा था कि जो आधार है तो उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा सकता है। और दोस्तों, ये जो मैगज़ीन है, तो मैगज़ीन कोई कागज़ी मैगज़ीन नहीं, वेब मैगज़ीन है। तो आपको बता दूं कि वेब मैगज़ीन में वीडियो पोर्टल्स भी होते हैं, तो उन्होंने एक पूरा वीडियो बना करके उस वेब मैगज़ीन में डाल दिया था। तो उस वीडियो में उन्होंने वो पूरा तरीका दिखाया था जिसके माध्यम से जो आधार का डाटा होता है तो उससे इन्होंने फर्जी ट्रांजैक्शन किए थे, ठीक। तो इन्होंने ये दिखाया कि देखिए कि आधार कितना कमज़ोर है उसका सिक्योरिटी, कि उसके माध्यम से मैं भी फर्जी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, ठीक। तो कोई और भी कर सकता है। तो हुआ क्या था कि जो आधार कियोस्क वगैरह होते हैं, जहाँ पर कुछ लोगों के जो फिंगरप्रिंट और उनके जो रेटिना वगैरह हैं, उनके जो डाटा थे, तो वो क्या किए गए थे, गलत तरीके से सेव कर लिए गए थे, स्टोर कर लिए गए थे। उन्हीं डाटाबेस से कुछ उठा करके मटेरियल इन्होंने ये किया। इन्होंने आरोप लगाया कि जो आधार है तो उसमें सुरक्षा के लिए बराबर ध्यान नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों का जो बायोमेट्रिक डाटा है तो वो कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच गया है जो कि उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके ठीक बगल में जो खबर है वो ये लिखी हुई है कि आधार ने अपनी तरफ से UIDAI ने जो स्पष्टीकरण दिया, तो वो ये था कि आधार डाटा नॉट मिसयूज्ड, यानी कि आधार का जो डाटा है उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है, UIDAI ऐसा कहना है। तो उनका ये कहना है कि हाईटेक इनक्रिप्शन बीइंग यूज्ड, यानी कि इसके लिए उच्च स्तरीय उच्च तकनीकी इनक्रिप्शन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इनक्रिप्शन दोस्तों ऐसा होता है जिसमें कि किसी भी डाटा को इस तरीके से कोड किया जाता है कि उसको बाकी लोग ना पढ़ पाएँ, ठीक। उसे कहते हैं इनक्रिप्शन। तो आधार का कहना है, UIDAI का ये कहना है, जो कि आधार के लिए प्रमुख एजेंसी है, नोडल एजेंसी है, जो कि आधार को पूरी तरीके से संचालित करती है, उसका ये कहना है कि आधार का पूरा डाटा जो होता है वो हाईटेक इंक्रिप्शन के तहत स्टोर किया जाता है, इसलिए उस तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि देयर हैज़ बीन नो इंसिडेंट ऑफ मिसयूज ऑफ आधार बायोमेट्रिक्स लीडिंग टू आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फाइनेंशियल लॉस ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स, ठीक। तो ये कहना है आधार UIDAI का कि पिछले 5 सालों में आधार का किसी भी तरीके से ऐसा दुरुपयोग नहीं किया गया है कि कोई ऐसी घटना सामने आई हो जिसमें कि किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि पहचान की चोरी, यानी कि आपकी जो गुप्त सूचनाएं होती हैं उसकी चोरी हुई हो, या किसी तरीका का फाइनेंशियल लॉस हुआ। तो दोस्तों, ये फाइनेंशियल लॉस ऐसा है कि आपको पता है कि आधार के माध्यम से आज की तारीख में आप कई लोगों के बैंक के जो अकाउंट है वो भी जुड़े हुए हैं, तो बैंक ट्रांजैक्शन जो है तो वो भी उस तरीके से हो सकता है, गलत तरीके से, ठीक। तो ये कहना है कि अगर कोई ऐसा बैंक ट्रांजैक्शन होता, जैसे कि आपको पता होगा कि जो फर्जी ATM बन गए थे, 32 लाख ATM बंद करने पड़े थे, तो इसलिए करने पड़े थे कई सारे लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया था, ठीक। तो उनका कहना है कि उस तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस लोगों को नहीं हुआ है, क्योंकि आधार का कोई दुरुपयोग हुआ ही नहीं है। तो यही बात थी, उन्होंने कहा कि तकरीबन 400 करोड़ ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिसमें पैसे का लेन देन हुआ है, आधार के जरिए हुआ है, लेकिन कहीं पर भी हमें किसी फर्जी लेन देन की सूचना नहीं मिली है। हालांकि अभी एक व्यक्ति के संबंध में खबर आई थी कि उसने आधार के डाटाबेस में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन आधार का कहना है कि UIDAI का कहना है कि हमने उस आदमी को पकड़ लिया है और हमें तुरंत ही पता चल गया था कि कोई व्यक्ति हमारे आधार के डाटा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा जो इंक्रिप्शन सिस्टम है तो काफ़ी मजबूत है, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन उसमें सेंध लगाने की कोशिश में है, ठीक। तो महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये कही है कि केयरफुली गॉन इनटू दीज रिपोर्ट्स, यानी कि UIDAI कहना है कि हम बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा
सचेत होकर के इस रिपोर्ट में आगे बढ़े हैं। और आधार सिस्टम है द कैपेबिलिटी टू इंक्वायर इनटू एनी इंस्टेंस ऑफ मिसयूज ऑफ बायोमेट्रिक्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि जो आधार का सिस्टम है, आधार की जो प्रणाली है, तो इस बात के लिए सक्षम है कि वो इस प्रकार के दुरुपयोग वाले किसी भी घटना को आसानी से इंक्वायर कर सकता है, आसानी से उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, जिसमें कि लोगों के बायोमेट्रिक और उनकी गुप्त सूचनाओं को चोरी कर किया जा रहा हो। और उसके बाद जब वो उसकी जांच कर ले, उसको पकड़ लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, तो हम उसमें किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं, यानी कि कोई कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डाटा के संप्रेषण और उसे स्टोर करने के लिए UIDAI विश्व की सबसे एडवांस इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और उनका कहना है कि पिछले 7 साल में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है कि जो लोगों का डाटा है वो कहीं से लीक हुआ हो या ब्रीच हुआ हो। ब्रीच हुआ हो यानी कि उसकी चोरी हुई हो, सिस्टम तोड़ करके कोई उसमें घुसा हो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी अनऑथोराइज्ड कैप्चर ऑफ आइरिस और फिंगरप्रिंट डाटा और स्टोरेज और रिप्ले ऑफ बायोमेट्रिक्स ऑन देयर मिसयूज इज ए क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द आधार एक्ट, यानी कि आधार एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अनधिकृत व्यक्ति के द्वारा आपकी आइरिस यानी कि जो आँखों का प्रिंट लिया जाता है वो, उसके अलावा आपका फिंगरप्रिंट का डाटा जो कि स्टोर है उसको अपने पास स्टोर करना, उसको अपनी तरफ से रिप्ले करना, यानी कि उसका फिर से एक कॉपी बना लेना, ये सब क्या है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि ये अपराध है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो कियोस्क होते हैं जहाँ पे आधार बनवाने के लिए लोग जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो मशीन है तो उसमें किसी प्रकार के स्कैमर लगे हों, जिसकी वजह से वो जो डाटा है तो वो वहाँ UIDAI तक तो पहुँचता ही है, उसके सर्वर तक तो पहुँचता ही है नेट के माध्यम से, लेकिन वो उनके पास भी कहीं पर हो सकता है स्टोर हो जाता हो, क्योंकि यही वो इकलौता स्थान है जहाँ पर इसकी चोरी की जा सकती है। यानी फिंगरप्रिंट और आइरिस जो है तो आप किससे देंगे, यूजुअली किसी और को तो देंगे नहीं, ठीक, वहीं जा कर के आपने दिया हुआ होता है, तो ये वहीं से चोरी होता है। तो अगर ये वहाँ से चोरी होता है तो आपका जो फिंगरप्रिंट है तो उसके सॉफ्ट कॉपी एक बना करके लोग उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जो आधार होगा तो उससे हो सकता है कि सिर्फ आपके अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट है तो उसी से आप सब कुछ कर सके, यानी कि सामने एक मशीन होगी, जैसे कि अभी आपने पेटीएम वगैरह किया जिसमें QR कोड होता है, तो वहाँ पे अब एक फिंगरप्रिंट मशीन होगी जो कि दुकानों में लगी होगी, तो आप जैसे ही अपना अंगूठा उस पर रखेंगे तो डिटेक्ट कर लेगी, और आपका जो बैंक अकाउंट है तो उस आपके आधार नंबर से जुड़ा होगा, तो बहुत आसानी से उससे पैसा जो है ट्रांजैक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होगा तो आगे चल के हो सकता है कि कोई आदमी गलत इस्तेमाल करके उसमें क्या करे कि गलत फिंगरप्रिंट्स बना करके उसकी आजकल जो होती है, आपने देखा होगा शायद उसमें CID वगैरह में, कि फर्जी रबर के नकली फिंगरप्रिंट्स बना करके उनका दुरुपयोग कर सकते हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा आपके हो सकता है अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो ये असंभव नहीं है दोस्तों, बिल्कुल असंभव नहीं है कि कोई ऐसे रबर के प्रिंट्स निकाल सके, ठीक, ये बिल्कुल संभव है। और अगर उसके पास आपका फिंगरप्रिंट है तो वैसे वो रबर प्रिंट्स उससे निकाल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हैकिंग अगर की जाए तो वहाँ पर ये होगा कि आपको तो वहाँ पे रबर फिंगरप्रिंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, कि जहाँ पे वो आपका फिंगरप्रिंट जा कर के प्रोसेस होता है, तो अगर उस प्रोसेसिंग को हैक कर लिया जाए और जो एक सॉफ्ट कॉपी आपके फिंगरप्रिंट की पड़ी हुई है उसको वहाँ से सीधा सेंड कर दिया जाए, तो आपको अंगूठा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो फर्जी तरीके से आगे सेंड हो जाएगा और उससे ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ये जो फर्जी तरीके हैं तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं लोग। तो आपको बता दूं कि जो बैंक या मोबाइल ऑपरेटर होते हैं जिनको कि आधार के द्वारा ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक, तो उन बैंकों को भी अपने कस्टमर से पहले eKYC के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक, और इस eKYC की अनुमति लेने के पश्चात ही जो बैंक या मोबाइल ऑपरेटर्स होते हैं तो वो उसको UIDAI के पास भेजते हैं कि फला व्यक्ति ने हमें सहमति दे दी है कि हम उसकी आधार की जानकारी का उपयोग करें, तब जाकर के UIDAI उन्हें आधार की जानकारी देता है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को देता है जिन लोगों ने सहमति जताई है उसे देने के लिए, ठीक। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर
किसी एक काम के लिए UIDAI ने उस डाटा को उनको दिया है और वो उसका डाटा का उपयोग दूसरे काम के लिए कर लेते हैं, तो ये खुद में एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि खुद में आपराधिक कृत्य है। तो बैंक या मोबाइल ऑपरेटर भी उसमें धरे जा सकते हैं अगर वो आधार का उस निश्चित सीमा से बाहर जाके उपयोग करते हैं जिसके लिए UIDAI ने उन्हें वो उपलब्ध कराया था। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस अट्रैक्ट स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज अंडर द आधार एक्ट। ठीक, तो ये है कि जो व्यक्ति भी या जो संस्थान भी इस कार्य का उल्लंघन कर इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसको भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगली खबर है कि शी इज़ कोर लीडर स्टेटस इज अफर्म्ड, यानी कि जी जिनपिंग का एक कोर लीडर यानी कि केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेता बनने का जो स्टेटस था वो जो है तय हो गया है। तो आपको बता दूं कि अभी जो कहा जा रहा था कुछ दिन पहले कि जी जिनपिंग को इतनी ताकत दी जाने वाली है जितनी कि शायद माओ के पास भी नहीं थी, या कि कहें कि माओ के पास जितनी थी तो लगभग उतनी ही ताकत जी जिनपिंग को भी मिलने वाली है। यानी कि जो चीन की सुप्रीम लीडरशिप जो कि अभी पिछले 30-35 सालों से इतनी ज़्यादा ताकत उसके हाथ में नहीं थी, यानी कि पोलित ब्यूरो के बाकी लोगों के पास भी ताकत बटी हुई थी, अब वो सारी की सारी जो ताकत है तो वो सिमट करके जी जिनपिंग के हाथों में आने वाली है। तो आपको बता दूं कि जो चीन का राष्ट्रपति होता है तो वो ना सिर्फ वहाँ पे प्रशासन का ही या शासन या प्रशासन का प्रमुख होता है, उसके अलावा वहाँ की जो सेना होती है तो वो वहाँ की सेना का भी प्रमुख होता है। ठीक, यानी कि सेना को जो अंतिम आदेश दिया जाता है तो वहाँ पर उसी के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि चाइनाज लेजिस्लेचर ऑन संडे फोकस्ड ऑन प्रेसिडेंट जी जिनपिंग स्टैंडिंग एज कोर लीडर टू स्टीयर कंट्रीज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि देश के राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को करने के लिए जी जिनपिंग जो हैं तो अब एक कोर लीडर, एक केंद्रीय नेता के रूप में खड़े होंगे और इसी चीज़ पर वहाँ की चीन की जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसने अपना ध्यान केंद्रित किया है। ठीक, तो चीन का ये कहना है कि 2017 में वो जिस ग्रोथ की तरफ, समृद्धि दर की तरफ नज़रें जमाए बैठे हैं वो 6.5% की है। हालांकि 6.5% की जो ग्रोथ है तो चीन के उस ग्रोथ के हिसाब से कम है जो कि वो पहले किया करता था, लेकिन उनका कहना है कि अभी जो वैश्विक रूप से संभावनाएं दिख रही हैं तो इतनी ही दिख रही हैं कि 6.5% ही हो पाएगी। ठीक, क्योंकि वैश्विक रूप से अभी इस समय उतनी ज़्यादा फेवरेबल यानी कि उतनी ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं जैसे कि पहले हुआ करती थीं। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, तो दोस्तों बता दूं कि जो चीन में प्रधानमंत्री होते हैं तो वो चीन में राष्ट्रपति के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि है क्या कि वहाँ पे वैसा कोई भारत की तरह लोकतंत्र तो है नहीं कि वहाँ पे प्रधानमंत्री की कोई बहुत ताकत हो, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नाम से एक पद जरूर होता है वहाँ पर। हालांकि उसके पास वो ताकत नहीं होती है जो कि राष्ट्रपति या जो कि प्रीमियर कहलाता है उसके बराबर हो। ठीक, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग, तो उन्होंने इस बात का इशारा किया है कि जी जिनपिंग के नेतृत्व में एक जो कंसोलिडेशन ऑफ पावर होगा, यानी कि शक्ति का जो एकीकरण होगा, यानी कि चीन की आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तीनों प्रकार की जो सर्वोच्च सत्ता है वो पूर्ण रूप से जी जिनपिंग के हाथ में आ जाएगी। तो उसके लिए पार्टी की जो 19वीं कांग्रेस है तो उसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि जो चीन की पोलित ब्यूरो होती है, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वोच्च कमेटी होती है, यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का वो एक सर्वोच्च संगठन होता है जहाँ पे सिर्फ 7 लोग होते हैं। ठीक, उन 7 लोगों में 2 लोग कौन हैं, एक जी जिनपिंग हैं और एक मिस्टर ली हैं जो कि प्रधानमंत्री है, 5 अन्य लोग भी हैं। ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को छोड़ करके जो पोलित ब्यूरो के 5 लोग हैं तो उनको भी हो सकता है कि अब बदल दिया जाए। ठीक, तो आपको बता दूं कि चीन का जो राजनीतिक ढांचा है तो उसको आप जरूर एक बार इंटरनेट में देख लीजिएगा कि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का किस प्रकार से ढांचा है, क्योंकि चीन में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, तो वही वहाँ पे सब कुछ देखती है और कम्युनिस्ट पार्टी का ही जो सर्वोच्च नेता होता है तो वही वहाँ चीन का राष्ट्रपति भी कहलाता है। ठीक, तो चीन की जो सर्वोच्च कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता होती है वो पोलित ब्यूरो के हाथ में होती है, जिसमें मात्र 7 लोग होते हैं और उन्हीं 7 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति को चीन का राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक, तो इस समय जी जिनपिंग जो हैं तो राष्ट्रपति हैं, तो यानी कि वो भी पोलित ब्यूरो के ही सदस्य हैं। ठीक,
और मिस्टर ली जो हैं तो वो पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सदस्यों को हो सकता है बदल दिया जाए, और हो सकता है कि आगे चल करके जब 2022 में शायद जब शी जिनपिंग रिटायर होंगे तो उसके बाद हो सकता है कि वही कोई नया सदस्य वहाँ से फिर से राष्ट्रपति बने। हालांकि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूव टू ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि हरित अर्थव्यवस्था की ओर चीन का कदम। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि द वर्क रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइटेड चाइनाज इंटेंट टू ट्रांजिशन टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि ये जो रिपोर्ट है तो इसने इस बात पे जोर दिया है कि चीन का इरादा है अब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कोल फायर्ड प्लांट्स हैं, यानी कि जो कोयले से चलने वाले पावर प्लांट हैं, उनसे इतना ज़्यादा प्रदूषण हुआ है कि पूरा का पूरा जो चीन है तो वहाँ पे आप देखेंगे कई सारे शहरों में कि हर वक्त धुंध छाई रहती है। तो वो कैसी धुंध होती है? प्रदूषण की धुंध होती है, और उससे चीन में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। तो चीन को वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषित देशों में से एक है। हालांकि भारत अब चीन को पछाड़ने जा रहा है कई मामलों में। तो ये है कि चीन का अब ये कहना है कि तकरीबन 50 लाख किलोवाट बिजली बनाने वाले जो पावर प्लांट है जो कोयले से चलते हैं हम उनको बंद कर देंगे, और इसके अलावा जो नए कोयले वाले पावर प्लांट हैं हम उनको नहीं खोलेंगे। तो जाहिर तौर पे ये बहुत प्रशंसनीय कदम है चीन का, क्योंकि अगर वो कोयले के पावर प्लांट नहीं बनाते हैं तो उससे जो हर साल कार्बन उत्सर्जन हो रहा है तो वो कम हो जाएगा। और ना सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम होगा, साथ ही साथ जो चीन में भयंकर प्रदूषण जो कि पार्टिकुलेट मैटर्स की वजह से फैलता है तो वो भी वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक। और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, वी विल मेक अवर स्काइज ब्लू अगेन, हम अपने आकाश को फिर से नीला बनाएंगे, क्योंकि अभी जो पूरा का पूरा आकाश है वो धुंध से इतना घिरा रहता है कि दिखता ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कोलंबो नॉट टू अलाउ फॉरेन जजेस, यानी कि कोलंबो विदेशी जजों को अलाउ नहीं करेगा। तो इस पे हम पहले भी 4-5 बार चर्चा कर चुके हैं, कल भी की थी, कि वहाँ पर युद्ध के समय में जो कोई भी मानवाधिकार के उल्लंघन हुए थे तो उनकी जांच के लिए और उन पर सुनवाई के लिए एक हाइब्रिड कोर्ट बनाने की मांग की जा रही थी। हाइब्रिड कोर्ट वो कोर्ट होती हैं जिसमें ना सिर्फ उस देश के जज बल्कि विदेशों से आए हुए कुछ जज भी होते हैं। ठीक। लेकिन है क्या कि पहले श्रीलंका ने ये कहा था कि हम हाइब्रिड कोर्ट बनाएंगे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि वो लगातार अपनी बात से पीछे हट रही है। और कल उसकी जो आलोचना की गई थी यूएन के द्वारा, तो उसके बाद मैत्रीपाल सिरिसेना ने फिर कह ही दिया है कि हम कोई हाइब्रिड कोर्ट बनाने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलों में किसी प्रकार के विदेशी संगठन दखलंदाजी करें। तो यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि आई विल नॉट लिसन टू देयर कॉज टू प्रोसिक्यूट माई ट्रूथ, यानी कि मैं अपने ही सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए उन लोगों की बात नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डिक्टेट हाउ टू रन माई गवर्नमेंट, मैं किसी भी एनजीओ को इस बात की अनुमति नहीं दूंगा कि वो मुझे निर्देश दें कि मुझे अपनी सरकार कैसे चलानी है। ठीक। तो जब उन्होंने ये बात कह दी तो जाहिर तौर पे वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की हाइब्रिड कोर्ट बने और जिसमें उन्हीं के सैनिकों के खिलाफ सुनवाई हो। हालांकि इसमें हो सकता है कि महिंदा राजपक्षे भी फंस जाएं, लेकिन सेना के बहुत सारे वो जनरल वो ऑफिसर्स भी फंसेंगे जिन्होंने वो सारा काम किया है, भले ही राजपक्षे जी के कहने पर किया हो, लेकिन उससे ये तो नहीं हो जाता कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए कि आपके सीनियर लीडर ने आपको कहा कि आप ऐसा कीजिए तो आपने किया, क्योंकि आपका भी तो विवेक था वहाँ पर कि आप ऐसा नहीं करते। तो है क्या कि आपको बता दूं कि एक तो पहली बात सिरिसेना की जो सरकार है तो वो कैसी गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन में जो बहुत सारे उनके मंत्री हैं तो वो नहीं चाहते, उनके जो एलाइज हैं वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की इस तरीके की कार्रवाई हो, क्योंकि उससे ना सिर्फ राजपक्षे फंसेंगे बल्कि उनकी सेना के बहुत से अधिकारी भी उसमें फंस सकते हैं। ठीक। और नंबर 2 बात ये है कि बहुत से गठबंधन में ऐसे भी लोग हैं जो कि राजपक्षे जी से सहानुभूति रखते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो फंसे। क्यों? क्योंकि वो वही सिंघाला सोच वाले लोग हैं जो कि किसी ज़माने में राजपक्षे को समर्थन करते थे और वो कहते थे कि राजपक्षे ने ठीक किया कि वहाँ पे लिट्टे को ख़त्म करने के लिए अत्याचार मचाया। ठीक। यानी कि उनका ये कहना था कि अत्याचार मचाया ये ठीक नहीं किया, यानी कि आप मेरी बात को समझिएगा, उन्होंने ये कहा कि जो हिंसा किया वो मजबूरी थी। तो इसका क्या मतलब होता है?
उन्होंने एक तरीके से हिंसा को ठीक बताया, क्योंकि उनका कहना था कि इसके बिना तो लिट्टे ख़त्म नहीं होता, तो ये हिंसा करना मजबूरी थी। तो एक तरीके से इस तरीके की भाषा बोलना वहाँ पे अत्याचार को करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करना ही था। तो वो सारे लोग उन्हें सहमति उस वक्त प्रदान कर रहे थे, और वो नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तो उस चीज़ के लिए राजपक्षे पे या सैनिकों पर कोई कार्यवाही हो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट सीज शार्प डिक्लाइन, यानी कि भारत की जो बेरोजगारी दर है तो उसमें काफ़ी कमी आई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रेरी टू मार्केट परसेप्शन, यानी कि जो बाजार का दृष्टिकोण है उसके ठीक उलट, उसके ठीक विपरीत भारत की जो बेरोजगारी दर है तो वो अगस्त 2016 में जो 9.5% थी उससे आधी होकर के फरवरी 2017 में 4.8% तक पहुँच गई है। ठीक, और उसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो राज्यों की दी हुई है, तो वो दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में कमी कहाँ पर आई है। उत्तर प्रदेश में, जहाँ पहले 17.1% बेरोजगारी थी, अब वो 2.9% पहुँच गई है। फिर मध्य प्रदेश में 10.10 से 2.7%, झारखंड में 9.5 से 3.1%। तो इस प्रकार से आंकड़ा है। तो इनका ये कहना है एक तरीके से कि देश में बेरोजगारी लगातार कम हो रही है। तो आप कहेंगे कि भाई ये आंकड़ा किसने जारी किया? तो आंकड़ा जारी किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसका नाम है इको फ्लैश। ठीक, तो इसने ये आंकड़ा जारी किया है। अब हालांकि स्टेट बैंक की रिपोर्ट है तो हम विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे तो अपनी तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी में कमी आई है जितना कि इन्होंने आंकड़ा बना करके दे दिया है। ठीक, तो आंकड़ा बनाया है तो दोस्तों जो आंकड़े होते हैं ना, तो ये जानना चाहिए कि वो किन आधारों पर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है तो जब पूरी उठाई जाएगी तब इसमें पता चलेगा कि किन किन आधारों और मानकों को लेकर के इन्होंने ये आंकड़े निकाले हैं। तो उससे अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि ये आंकड़े वाकई में उस तरीके के आंकड़े हैं जिन पे हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो मूलभूत तत्व होते हैं उनको स्किप करके ऐसे तत्वों के साथ आंकड़ों को बनाया जाता है जो कि मूलभूत तत्व नहीं है, तो उसमें अजीब अजीब टाइप के फिर क्या होते हैं, हमें आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं, मतलब कि रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बेस इफेक्ट समझाया था, तो बेस इफेक्ट जो होता है तो उसकी वजह से जो वृद्धि होती है तो बहुत भयंकर वृद्धि दिखती है, जबकि सच्चाई में कोई खास वृद्धि नहीं हो रही होती है, वो वृद्धि बेस इफेक्ट की वजह से दिखती है। तो वैसा ही हो सकता है कि इन्होंने जो आंकड़ा बनाया है तो कुछ वैसा हो सकता है, क्योंकि वास्तविक तौर पे तो ऐसा नहीं दिखता है कि उत्तर प्रदेश में जो 70% की बेरोजगारी दर थी वो घट के 2.5% पहुँच गई हो, या कि मध्य प्रदेश में जो 10% की बेरोजगारी दर थी वो घट के वो भी 2.5% पहुँच गई हो। तो देखना पड़ेगा कि कैसा आंकड़ा था। फिर भी इको फ्लैश नाम की रिपोर्ट को याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल बिजनेसेस लॉबी फॉर रूल्स टू इंक्रीज लिक्विडिटी, यानी कि जो छोटे बिजनेस हैं तो वो लिक्विडिटी से संबंधित, तरलता से संबंधित नियमों में बदलाव करने के लिए जुगाड़बाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों लॉबिंग का मतलब होता है सिफारिश करना, जुगाड़बाजी करना। ठीक, मतलब कि जो किसी भी नियम को बनाने के लिए जो शक्तिशाली अथॉरिटी है तो उसके पास जा कर के जुगाड़बाजी करना, रिक्वेस्ट करना, कुछ भी करना जिससे कि वो आपकी बात को मान लें। ठीक, तो ये लोग किससे जा कर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेबी के पास जा कर के कि वो इससे संबंधित अपने नियमों में बदलाव करे। तो दोस्तों मामला क्या है? मामला ऐसा है कि आप जानते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि छोटे और मध्यम उपक्रम जो होते हैं तो उनके लिए सेबी ने एक अलग सेगमेंट ही बना दिया है। यानी कि ये जो कंपनियां बीएसई अथवा एनएसई में जब लिस्टेड होती हैं, जब इनको बीएसई या एनएसई में सूचित किया जाता है, उसकी सूची में इनका जब नाम आता है, तो पहले क्या होता था कि इनको जनरल कंपनियों के नाम पर ही लिस्टेड किया जाता था, लेकिन अब ये जो हैं तो इनके लिए एसएमईज़ का एक अलग सेगमेंट बना दिया गया है। यानी कि जैसे जो बाकी कंपनियां होती हैं जो कि जनरल लिस्ट में शामिल होती हैं, तो एसएमई अब जनरल लिस्ट में शामिल बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक, इनके लिए अपना एक अलग एसएमई सेगमेंट होता है और ये उसमें शामिल होती हैं। और आपको बता दूं कि जो जनरल कंपनीज़ के लिए नियम बनाए हैं सेबी ने वो अलग हैं, और एसएमईज़ के लिए जो इन्होंने नियम बनाए हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ठीक, और इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो ये है
कि इसके लिए जो न्यूनतम मात्रा तय की गई है निवेश की वो है 1 लाख रुपए। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए से कम का निवेश करना चाहते हैं किसी एसएमई में तो आप कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम लिमिट तय कर दी गई है सेबी के द्वारा। तो है क्या कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मिनिमम लिमिट है तो इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर एसएमईज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। ठीक, तो उनका ये कहना है कि जो मिनिमम लिमिट है तो इसको कम करके कितना किया जाना चाहिए, इसको कम करके किया जाना चाहिए, मतलब लिखा तो नहीं है कितना, पर उनका होगा कि 50,000 या 20,000 तक कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने पे जो ज़्यादातर छोटे छोटे निवेशक हैं वो भी एसएमईज में इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ठीक, और बहुत से ऐसे निवेशक जो कि ये नहीं चाहते हैं कि उनको किसी भी उसमें एसएमई में इन्वेस्ट करने पर घाटा हो जाए, तो पहले वो चेक करना चाहते हैं कि पहले मैं एक बार 20,000 50,000 लगा के देख लेता हूँ कि इसमें फ़ायदा है कि नुकसान है। तो अगर उनको लगता है कि फ़ायदे का सौदा है तो आगे चल के वो 1 लाख 2 लाख में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन चूंकि क्या है कि उन्हें ये लगता है कि यार इसमें हम अचानक से 1 लाख इन्वेस्ट कर दें और वो घाटे में चला जाए, तो वो ऐसा नहीं करना चाहते। तो बहुत से जो छोटे निवेशक हैं तो वो इससे बचते हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो एसएमईज हैं तो उसमें तरलता लाने के लिए इस लिमिट को कम किया जाए। तो दोस्तों, तरलता का मतलब ये होता है कि ताकि एसएमईज के लिए आसानी से पूंजी उपलब्ध हो, उसके लिए इस लिमिट को कम किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कल एक जो वीडियो बनी थी तो उसमें एक खबर थी ये वाली जो कि अनरिकॉर्डेड रह गई, यानी कि वीडियो बन गई पर उसमें आवाज़ नहीं गई। तो सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम रही होगी शायद, तो उसको मैं अभी फिर से बना के डाल रहा हूँ। इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लो एमआर वैक्सीन कवरेज इन तमिलनाडु अवरी, यानी कि जो एमआर वैक्सीन है, मीजल रूबेला की जो टीका है, तो तमिलनाडु में उसकी जो गलत कवरेज है तो वो एक चिंताजनक विषय है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो मीजल रूबेला यानी कि इसे हम खसरा कहते हैं, तो खसरे का जो टीका है तो या तो वो नहीं ही लगाया जाए किसी को, या कि जब लगाया जाए तो 90% लोगों को एक साथ लगाया जाए। तो जिस भी एज ग्रुप के लिए ये टीका लगाया जाता है, जो कि भारत में आमतौर पे 9 महीनों से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों तक लगाया जाता है, तो उसको या तो आप नहीं लगाइए, या कि जब लगाइए तो उसको 90% उस आयु वर्ग के सभी बच्चों को लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको 40% या 50% लगाते हैं तो ये और भी खतरनाक स्थिति होती है। यानी कि ये टीका नहीं लगाने से भी जितने लोग उसको खसरा से पीड़ित होते, तो अब उससे भी ज़्यादा लोग इसलिए पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ आधे लोगों को लगाई गई। ठीक, तो ये ऐसा है कि ये कोई सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये एक जांचा परखा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ग्रीस और ब्राज़ील में ऐसा पहले हो चुका है कि जो एमआर के टीके थे, मीजल रूबेला के खसरा के टीके थे, तो वो इसी तरीके से अपर्याप्त रूप से लगाए गए और बाद में क्या हुआ कि ये और भी ज़्यादा भयंकर तरीके से उभर आया। ठीक, तो आप सोचेंगे कि जब 50% लोगों को लगा दिया गया है टीका, तब फिर ये और ख़तरनाक कैसे हो गया, जबकि अगर नहीं लगाया जाता तो 0% लोगों को लगता तो ज़्यादा लोगों को होने की संभावना थी, सारे ही बच्चों को होने की संभावना थी। लेकिन अभी 50% को लगा दिया तो कम से कम 50% तो सुरक्षित हो गए, बचे हुए भी जो 50% है उनको होने की संभावना है। तो दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक, क्योंकि जिन 50% को लगाया गया है ना, तो अब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको बताता हूँ कि असली खबर क्या है। जो असली खबर है तो वो ये है कि बायोलॉजी में भी कई सारे पैराडॉक्सेस यानी कि कई सारे विरोधाभास घटते हैं, और ये उन्हीं महत्वपूर्ण विरोधाभासों में से एक है। ठीक, जिसे कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं CRS, कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। तो अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप किसी भी आयु वर्ग के, जैसे कि भारत में 9 महीने से लेकर के 15 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को एमआर का टीका लगा देते हैं, 50% बच्चों को लगा देते हैं, तो इससे पता है क्या होगा, इससे ये जो वायरस है तो धीरे धीरे करके ये ऊपर की एज ग्रुप में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अभी जो लोग 15 से ऊपर की उम्र के हैं, जिनको खसरा नहीं होता है, ये खसरा उनको होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो खसरे का विषाणु है ये अपने आप को कुछ विशेष प्रकार से म्यूटेट करेगा, उत्परिवर्तित करेगा, और ये उन आयु वर्गों में फैल जाएगा जिनमें कि ये अभी आमतौर पे नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये कहा जा रहा है कि जब ये ऊंचे आयु वर्गों में पाया जाएगा तो ऐसी स्त्रियां जो कि अपने गर्भावस्था के शुरुआती दौर में है, प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में हैं, तो ये जा कर के उन औरतों को पकड़ेगा, और उन औरतों को पकड़ने के बाद क्या होगा कि उनके जो गर्भ में बच्चे हैं तो वहाँ तक ये अपना
असर डालेगा और उन बच्चों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर देगा। और वो जब बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित पैदा होंगे, तो उनकी जो संख्या होगी तो उनसे काफ़ी ज़्यादा होगी जो कि खसरा का टीका नहीं लगाने की वजह से आगे चल के इन्फेक्ट होते। यानी कि वो बच्चे जो दुनिया में आ गए हैं और खसरा का टीका उनको नहीं लगा है, तो उनको इन्फेक्ट होने की जितनी संभावना थी उससे कहीं ज़्यादा इन्फेक्टेड बच्चे तब पैदा होंगे जब उस आयु वर्ग में खसरा फैल जाएगा जिस आयु वर्ग में औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। ठीक, तो अभी जो है तो 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों लोगों को अभी खसरा नहीं फैलता है, और हम जानते हैं कि औरतें जो है तो आमतौर पे भारत में 15 वर्ष में प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। ठीक, तो न्यूनतम जो है तो 18-20 साल में प्रेग्नेंट होती हैं। तो अगर खसरा जो है तो वो शिफ्ट करके ऊंचे आयु वर्ग में पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो और भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर देगा। तो दोस्तों, जो गर्भवती औरतों के नवजात बच्चों में इस प्रकार की बीमारी जन्मती है खसरे के एज शिफ्ट की वजह से, तो उसे ही कहते हैं CRS यानी कि कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। ठीक, इसमें क्या दिक्कतें होती है? हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स यानी कि बच्चा बहरा पैदा होता है, आँखें और हृदय जो होते हैं वो डिफेक्टेड होते हैं। ठीक, उसके अलावा ब्रेन डैमेज यानी कि मस्तिष्क जो होता है वो विक्षिप्त प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से जो भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं तो उन बच्चों में लगती हैं जिनकी माएँ तब खसरा से पीड़ित हुई हैं जब वो बिल्कुल अपने गर्भ के शुरुआती दौर में थे। ठीक, तो ये जो समस्या है तो ये इससे तभी निपटा जा सकता है जब तकरीबन 90% बच्चों को खसरे का टीका दे दिया गया हो। यानी कि जिस एज ग्रुप में, जैसे कि भारत में है, तो भारत में सबसे ज़्यादा खसरा 9 महीने से 15 वर्ष के बच्चों तक को होता है। तो जब उस आयु वर्ग के 9 महीने से 15 वर्ष तक के आयु वर्ग के 90% बच्चों को खसरे का टीका दे दिया गया हो, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 90%, तभी जा कर के हम मान सकते हैं कि ये आगे कहीं पर नहीं फैलेगा और सुरक्षित रूप से हम खसरे को समाप्त कर पाएंगे। ठीक, तो दोस्तों, इसके लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो भारत में एक UIP यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है इसके तहत। तो ये कहा गया है कि इससे निपटने के लिए हमें और ज़्यादा वृहद स्तर पर इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक, तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि जो खसरा होता है तो शुरुआत में जब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है और अपर्याप्त रूप से चलाया जाता है, जिसमें कि सिर्फ 50% तक ही टीकाकरण किया जाता है, तो शुरू के 3 वर्षों तक तो उसके बहुत से केसेस नहीं मिलते हैं क्योंकि जो उसमें विषाणु होता है अपने आप को उस वक्त म्यूटेट कर रहा होता है। लेकिन अचानक से 3 वर्ष के बाद क्या होता है कि वो ओल्डर एज ग्रुप में यानी कि ज़्यादा आयु वर्ग के लोगों की ओर सक्रिय होकर के उनमें फैलने लगता है, और तब वो चौथे और 5वें वर्ष में भयंकर तरीके से फैलता है। और उससे क्या होता है कि बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नवजात बच्चे जो कि पैदा होने वाले हैं उनको बहुत गंभीर विकृतियों के साथ दुनिया में लाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से द हिंदू के आज का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। और एक कल की भी एक खबर थी जिसको कि मैंने फिर से कवर कर लिया यहाँ पे लाइफ वाले पेज में। जो 6 तारीख का लाइफ वाला पेज है उसमें तो जो 2-3 खबरें हैं बिल्कुल बकवास है, कुछ भी नहीं है, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है।